किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। स्ट्रैटेजी को लोग अक्सर गलत समझते हैं। लोग कहते हैं कि अगले साल तक हमारे बिजनेस का $2 मिलियन रेवेन्यू होना चाहिए। ये सब स्ट्रैटेजी नहीं है, इसको गोल्स बोल सकते हैं, पर ये स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी का मेन क्रक्स ये है कि आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने हैं और उनको सॉल्व करने के तरीके ढूँढने हैं। जितने भी रिसोर्सेज़ हैं आपके पास, कोई भी चीज़ जिसमें आप बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत आपके रिसोर्सेज़ हैं उसमें, उन सारी चीज़ों को एक टारगेट के ऊपर फ़ोकस कर दो। ऐसा टारगेट जिससे आपको मैक्सिमम पॉज़िटिव बेनिफिट मिले। उस टारगेट पे आपको सारी अपनी रिसोर्सेज़, जितना कुछ आप कर सकते हो, उसी में फ़ोकस कर दो ताकि मैक्सिमम इम्पैक्ट हो। क्रक्स स्ट्रैटेजी का ये होता है। इसको हम एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्ट्रैटेजी किस तरीके से रियल लाइफ में दिखती है। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स अगर मैं ले सकता हूँ तो वो एप्पल का स्टोरी है, एप्पल का टर्न अराउंड स्टोरी। आज सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इसका वैल्यूएशन है। पर आज से लगभग 30 साल पहले एप्पल की ये हालत नहीं थी। एप्पल को ऐसी ऐसी कंपनीज खरीदने वाली थी या खरीदने का प्रपोजल दे रही थी जो खुद आज बंद हो चुकी हैं। तो एप्पल उस फर्श से आज अर्श तक कैसे पहुंचा, आज टॉप पे कैसे पहुंचा, इसी चीज़ को आज हम समझेंगे इस एग्जाम्पल में, एप्पल का टर्न अराउंड स्टोरी। तो ये टाइम था मिड 90s का, जब माइक्रोसॉफ्ट एकदम से उसमें बूम आ गया। हुआ क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक कोलैबोरेशन किया इंटेल के साथ। इंटेल जो कि प्रोसेसर्स बनाती थी, हार्डवेयर बनाता था, और माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाता था, सॉफ्टवेयर्स बनाता था। इन दोनों ने मिलके ऐसे पीसीज बनाए, कंप्यूटर्स बनाए जो सस्ते थे और टेबल के ऊपर रखे जा सकते थे और बहुत ही आसानी से चलाए जा सकते थे कंपेयर टू अर्लियर कंप्यूटर्स। हालांकि 15 साल पहले भी डेस्कटॉप्स बन चुके थे, एप्पल ने बना दिया था, और भी कंप्यूटर्स थे जो डेस्क पे रख के चलाए जा सकते थे, पर इतना सिंपल इंटरफेस, इतना प्रैक्टिकल पहली बार दुनिया ने देखा था। तो ये था विंडोज़ 95। मुझे नहीं लगता मुझे लगता है काफ़ी लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे जब विंडोज़ 95 निकला था। पर ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो बच्चे भी हैंडल कर लेते थे। आई मीन स्कूल्स में सिखाया जाता था। विंडोज़ 95, 98, 2000 ये सब इतना आसान था कि बच्चे स्कूल में कर लेते थे, सीख लेते थे और प्रॉपरली इसको अप्लाई भी कर सकते थे। इतना आसान था जो कि 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक क्लास 7th या 8th का बच्चा इसको यूज़ कर लेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जब विंडोज़ 95 निकाला तो अमेरिका में या फिर पूरी दुनिया में एक टाइप का धमाका सा हो गया। और अब एप्पल को कोई नहीं देखने वाला था, क्योंकि एप्पल एक तो बहुत महंगा था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, और इस टाइप का सिंपल चीज़ एप्पल के पास नहीं था। तो एप्पल के सेल्स गिर गए और एप्पल का जो मार्केट में पोजीशन था वो भी कोलैप्स हो गया। उसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा जाने लगा। 96 में अमेरिका का एक बहुत ही बिजनेस मैगजीन है, एक बहुत ही फेमस बिजनेस मैगजीन है, बिजनेस वीक करके, उन्होंने एक कवर स्टोरी डाली, फॉल ऑफ एन अमेरिकन आइकन, जिसमें एप्पल का उन्होंने लोगो दिया और बताने की कोशिश की कि किस तरीके से ये जो एक वक्त का ग्रेट अमेरिकन आइकन था ये अब फेल होने वाला है। उस वक्त का जो एप्पल का सीईओ था, गिल एमेलियो, उसने, अब आप देखोगे कि छोटे मोटे लोग जब गलतियां करते हैं उनको डांट पड़ती है, बड़े लोग भी गलतियां करते हैं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स गलतियां करते हैं, सीईओज गलतियां करते हैं। रिसेंटली आप देखोगे स्टारबक्स का जो सीईओ था उसने कैसे किया, फिर उसको चेंज किया गया, तो अब स्टारबक्स की हालत थोड़ी ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट का भी बीच में स्टीव बाल्मर आया था, बिल गेट्स के बाद, तो उसने भी किस तरीके से हैंडल किया, कितना वैल्यूएशन गिर गया था माइक्रोसॉफ्ट का। बाद में फिर सत्या नडेला आके उसको संभालते हैं। तो सीईओज भी गलत आ जाते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं और कंपनी को बिल्कुल डुबा देते हैं। उसी टाइप का कुछ था गिल एमेलियो का भी ट्रैक रिकॉर्ड। जब ये हालत हुआ एप्पल का, तो जैसे एक नॉर्मल इंसान का रिएक्शन होता है, बिल्कुल वैसा ही उसका रिएक्शन था कि जो कर रहे हो और जोर से करो और जल्दी जल्दी से करो, मतलब जोर जोर से जैसे साइकिल पेडल मार के आप रेस जीतने की कोशिश करो। बट उस वक्त आपको स्ट्रैटेजिकली सोचना है कि क्या आप सच में माइक्रोसॉफ्ट से जीत सकते हो, जब स्पेशली उसने इंटेल के साथ पार्टनरशिप कर लिया, जबकि एक इतना बढ़िया प्रोडक्ट उन्होंने बनाया। क्या आप अपने प्रोडक्ट को और जोर से फोर्स करके प्रोडक्शन में, क्या आप एक्चुअली में विंडोज़ को compete कर सकते हो? ये सोचने वाली बात थी, पर गिल एमेलियो ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने
स्टाफ्स हटा दिए, पैसे बचाने थे उसको। उसने रीऑर्गेनाइज़ किया अपने प्रोडक्ट्स को, 4 मेन प्रोडक्ट्स बना दिए एप्पल के, 4 मेन प्रोडक्ट्स मैकिन्टॉश, कुछ इन्फॉर्मेशनल एप्लायंसेस, कुछ पेरिफेरल्स जैसे प्रिंटर वगैरह, और एक अल्टरनेटिव प्लेटफ़ॉर्म बनाया और एक नई इंटरनेट सर्विस ग्रुप शुरू की। मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी इसके जो काम, इसके जो स्टेप्स उसने लिए, उसने और ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दिया। वहीं पे एक और मैगज़ीन वायर्ड, जो कि काफ़ी फेमस मैगज़ीन है वहाँ का, उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया 101 वेज़ टू सेव एप्पल। अब हर कोई एप्पल को एडवाइस दे रहा था कि किस तरीके से वो बचा सके अपने आप को। किसी ने कहा कि अपने आप को IBM को बेच दो, मोटरोला को बेच दो, या फिर न्यूटन टेक्नोलॉजीज़ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो। न्यूटन टेक्नोलॉजी एप्पल का ही एक इनिशिएटिव था। ये समझ लो 93-94 में इन्होंने आईपैड बनाने की कोशिश की थी। जैसे आज आईपैड है, टैबलेट है, वैसे इन्होंने हाथ में पकड़ने वाला एक लैपटॉप बनाने की कोशिश की थी। ब्रिटिश एक कंपनी के साथ, इन्होंने एकॉन नाम की एक कंपनी थी, उसके साथ इन्होंने वो चिप्स बनाए और फिर एक टैब सा बनाया, बट बहुत महंगा था और उतना अच्छा नहीं था जितना आज चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी उतनी अपग्रेडेड नहीं थी, बट उस वक्त तो ये फेल हो गया। मगर इसी ने शुरुआत की, इसी के वजह से आज हमको आईफोन दिखता है, आईपैड दिखता है, और इसी की वजह से आईपॉड भी आया था। तो न्यूटन टेक्नोलॉजी भले ही अपने वक्त में फेल हो गया हो, मगर जो टेक्नोलॉजीज इसने डेवलप की थी, इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें निकली। किसी ने कहा एप्पल को K-12 एजुकेशन में, जैसे वो बायजू वगैरह कर रहे थे, उसमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो हज़ार लोगों की हज़ार टाइप की बातें। स्टॉक मार्केट वाले कह रहे थे कि एप्पल को अपने आप को बेच देना चाहिए, सोनी को या फिर HP को। तो ऐसी तमाम बातें हो रही थी एप्पल को लेके, मार्केट में बहुत इनका नाम ख़राब था। फिर आते हैं स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स को निकाल दिया जाता है एप्पल शुरू होने के बाद। तो वो 10-15 साल ऐसे ही बाहर घूम रहे थे, अलग अलग कंपनीज उन्होंने शुरू की। नेक्स्ट नाम की एक कंपनी शुरू की, पिक्सार नाम की एक कंपनी शुरू की, जो कि जिसने स्टीव जॉब्स को एक्चुअली में बिलियनर बनाया। पिक्सार, आपको पता होगा पिक्सार। हाँ, तो पिक्सार क्या थी? ये बेसिकली जिसने स्टार वॉर्स बनाया था, जॉर्ज लूकस, उसकी बनाई हुई एक कंपनी थी जिसको स्टीव जॉब ने अपने पैसे से ख़रीदा था। स्टीव जॉब का मानना था कि ये जो कंप्यूटर्स बनाएंगी, ये 3D एनिमेशन में बहुत काम आने वाला है, बट वो कंप्यूटर्स बहुत महंगी थी। उस ज़माने में $1,30,000 की कंप्यूटर्स बनाते थे ये लोग, कोई नहीं ख़रीदा। बट फाइनली स्टीव जॉब्स को लगा कि अब कंप्यूटर नहीं बेचेंगे। उसी कंप्यूटर से उसने पहली 3D एनिमेशन वाली पिक्चर बनाई, टॉय स्टोरी, 1995 में, जो कि सुपर हिट रही, और उस वजह से स्टीव जॉब की एक कंपनी का वैल्यूएशन स्काई रॉकेट हो गया और स्टीव जॉब बिलियनर बने। तो एप्पल ने स्टीव जॉब को फेमस किया था, पर पिक्सार ने स्टीव जॉब को बिलियनर बनाया। बाद में फिर डिज्नी ने खरीद लिया पिक्सार को, और आज आप देखते हो टॉय स्टोरी, वॉली, इस टाइप की मूवीज़ बनती हैं, और वो आज भी स्टीव जॉब्स को अपने हर मूवी में रिस्पेक्ट देते हैं। और कभी कभी आप देखोगे एप्पल के प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं। तो पिक्सार का एक कनेक्शन है एप्पल का और स्टीव जॉब्स के साथ। सो 10-15 साल जब वो एप्पल के बाहर थे, तो इस टाइप की चीज़ों पे वो काम कर रहे थे। 97 में एप्पल की हालत इतनी ख़राब हो गई कि 2 महीने के ही पैसे बचे थे इनके पास, जिससे पहले कि बैंकरप्ट हो जाते। फिर स्टीव जॉब्स आते हैं एज इंटरिम CEO, वो वापस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनाते हैं। जो मैक के फैंस थे उनको बड़ा मज़ा आया कि स्टीव जॉब वापस आ गए, मगर जो लोग बिजनेस समझते हैं उन्होंने बहुत डाउट किया स्टीव जॉब्स के ऊपर कि ये बंदा इनोवेटर तो है, पर इसको धंधा करना नहीं आता। तो स्टीव जॉब्स के आने से शेयर प्राइसेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, मगर अब स्टीव जॉब का काम शुरू होता है। तो अब उसने क्या किया? पहले के CEOs की तरह इसने कोई और फ्लैशी प्रोडक्ट का अनाउंसमेंट नहीं किया, बड़े बड़े डील्स नहीं किए। उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आप अपनी सारी रिसोर्सेज एक चीज़ पे पिन पॉइंट कर दोगे जो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो उसने आलतू फालतू की सारी जो स्टाफ थी, फालतू के जो काम हो रहे थे, उन सबको डाउनसाइज कर दिया। और उसे पता था कि मार्केट में अब विंडोज़ PC आ चुका है और इसको हरा पाना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मगर माइक्रोसॉफ्ट की भी एक कमज़ोरी थी। क्या थी? इंडिया की तरह नहीं है कि इंडिया में एक कंपनी बहुत पावरफुल हो जाता है तो वही फिर पॉलिटिशियंस को अपनी उंगलियों पे नचाता है। अमेरिका है। अमेरिका में अगर कोई कंपनी हद से ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो अमेरिकन गवर्नमेंट अलर्ट हो जाती है कि कहीं ये मोनोपोली तो नहीं बन गया है, कहीं ये लोगों को एक्सप्लॉइट तो नहीं करेगा। तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, डॉज बोलते हैं इसको, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। वो सो मोटो बेसिस पे ये केसेस ले लेती हैं और लॉ सूट फाइल करती हैं एक ऐसी कंपनी पे जो मोनोपोली बनने के कगार पे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी ऐसा केस शुरू हो गया था, क्योंकि उस ज़माने में एक इंटरनेट ब्राउज़र होता था नेटस्केप करके। तो नेटस्केप को माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट की तरह देखता था। तो नेटस्केप को हराने के लिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारे PCs में इंटरनेट एक्सप्लोरर डालना शुरू कर दिया और इस तरीके से एम्बेड करते थे कि इसको अनइंस्टॉल करना इम्पॉसिबल था और नेटस्केप को डाउनलोड करना, उसको चला पाना
इम्पॉसिबल था। तो इससे क्या हुआ, लोगों को लगने लग गया, डॉज को भी लगने लग गया कि ये तो अपने मोनोपोली का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, बाकी प्लेयर्स को दबा रहा है। इस वजह से इसके ऊपर ये केस आ गया। तो स्टीव जॉब, एप्पल का मालिक, एप्पल का सीईओ, वो बिल गेट्स के पास जाता है। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स दुश्मन थे। स्टीव जॉब्स ने बहुत सारे केस डाल रखे थे बिल गेट्स के खिलाफ, किसने हमारे एप्पल का टेक्नोलॉजी चुराया, कोड चुराया। तो बिल गेट्स को कहता है स्टीव जॉब कि मैं सारे केसेस वापस ले लूँगा, बदले में तुम्हें $150 मिलियन एप्पल में इन्वेस्ट करना होगा, जिससे कि तुम कोर्ट में भी ये बोल पाओगे कि नहीं, मैं मोनोपोली नहीं हूँ, देखो मैं अपने कॉम्पिटिटर को खुद फंड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मार्केट में कंपटीशन बना रहे। तो बिल गेट्स को भी इसमें फ़ायदा नज़र आया, नहीं तो बिल गेट्स की कंपनी टूट जाती, 2 हिस्सों में टूट जाती, और वो पता नहीं सरकार फिर क्या क्या करती इनके साथ। तो ये $150 मिलियन एप्पल को फंड कर दिया उन्होंने, जिसके वजह से इनके केस को और ज़्यादा मजबूती मिली, एंड इवेंचुअली ये लोग बहुत बाद में केस जीत जाते हैं। तो ये $150 मिलियन एप्पल के लिए एक लाइफलाइन साबित होती है, और इस वजह से एप्पल को एक लाइफलाइन मिलता है, कैश थोड़ा आ जाता है। प्लस और भी काम किए थे स्टीव जॉब ने, जैसे कि 15 डेस्कटॉप मॉडल्स थे। पहले वाले सीईओ ने देखो कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया था कि 15 अलग अलग डेस्कटॉप ये लोग बना रहे थे। सबको हटा के स्टीव जॉब ने कहा एक बढ़िया चीज़ बनाओ, 15 बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस बना रहे थे, जैसे आर्म, ये न्यूटन टेक्नोलॉजीज़ का ही प्रोडक्ट था आर्म, जिससे बाद में आईपैड बनता है, आईफोन बनते हैं, आईपॉड बनते हैं। तो ये सब जो था, इन सब को उस वक्त बंद कर दिया, और लैपटॉप मैकबुक पे उन्होंने फोकस किया। जो पेरिफेरल्स थे, प्रिंटर वगैरह, ये सब कैंसिल कर दिया, स्टाफ्स कट कर दिए, और जितने इनके रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन थे, 6 थे टोटल नेशनल रिटेलर्स, इन सब को हटा के 5 को हटा के सिर्फ 1 रखा गया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने शिफ्ट कर दी पूरी तरीके से ताइवान में। जो फॉक्सकॉन हम देखते हैं कंपनी, वो इसी वक्त की देन थी। ताइवान में इन्होंने अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर दिया, और इन सब की वजह से इनका इन्वेंट्री जो है वो 80% कम हो गया, क्योंकि 15 डेस्कटॉप हटा के 1, ये सारे हैंड हेल्ड चीज़ें हटा के 1 लैपटॉप, प्रिंटर सारे काट दिए। ये सब करने के वजह से 80% इन्वेंट्री इनका कम हो गया, और स्ट्रीमलाइन हो गया, लीन हो गया इनका पूरा बिजनेस। उसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम था, फिजिकल लॉजिस्टिक्स, इन सब को कम करके इन्होंने वेब स्टोर खोल दिया कि इंटरनेट से बुक करो और सीधा सामान आपके घर पे पहुंचेगा, क्योंकि वो ज़माना अमेजॉन का भी था, अमेजॉन भी नया नया शुरू हो रहा था। इसके वजह से उन्होंने भी अपना वेब स्टोर खोल दिया, ताकि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स और लॉजिस्टिक का झंझट उनको ना फेस करना पड़े। ये सब करने के बाद इवेंचुअली एप्पल अपने पैरों पे थोड़ा बहुत खड़ा हो पाया। 98 तक एप्पल स्टेबल हो चुका था। उसके बाद में स्टीव जॉब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या किया और किस वजह से किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, उन्होंने खुद कहा कि प्रोडक्ट लाइनअप जो था बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, जिसकी वजह से एप्पल बहुत पैसे लूज कर रहा था। कुछ उनके फ्रेंड्स, फैमिलीज स्टीव जॉब से खुद पूछने आई कि यार 15 कंप्यूटर तुम बेच रहे हो, मैं कौन सा लूँ, क्योंकि आम जो कस्टमर रहता है वो तो कंफ्यूज होगा। तो अगर मालिक से आपकी दोस्ती है, सीधा उससे पूछ लो भाई कौन सा लूँ। स्टीव जॉब को खुद नहीं पता कि वो क्या सजेस्ट करे, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि किस लैपटॉप, किस कंप्यूटर में क्या फीचर है। तो उसको फिर समझ में आया कि ये फालतू में लोगों को बस कंफ्यूज कर रहा है और कुछ नहीं। तो इस वजह से उसने सारी कंप्यूटर्स कैंसिल कर दिया और एक कंप्यूटर पे फोकस किया कि यही एक कंप्यूटर है जिसका नाम था पावर मैक G3। उसके बाद उसके जितने भी कंप्यूटर्स थे वो सब $2000 के ऊपर थे। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज $2000 मतलब लगभग 2 लाख रुपया, और ये हम बात कर रहे हैं 97 98 की। तब 2 लाख रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। तब तो गाड़ियाँ आ जाती थी, लोग घर वर ले लेते थे, ज़मीन ले लेते थे 2 लाख में। तो 2 लाख उस वक्त बहुत बड़ा अमाउंट था। तो एप्पल का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि उसकी चीज़ें एक्सट्रीमली महंगी थी। तो इन सारी चीज़ों पर उसने काम किया, एक चीज़ बनाई, मास प्रोडक्शन किया ताकि चीज़ों का दाम कम हो। उसने डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया कि हम सिर्फ इंटरनेट में चीज़ें बेचेंगे, और अपने जो रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी संख्या कम करेंगे। वहीं पे इस केस स्टडीज एग्जाम्पल को बनाने के वक्त कुछ और एग्जीक्यूटिव्स का भी इंटरव्यू लिया गया था उस ज़माने में। वहाँ पे दिखता है कि मेन ये इंटरव्यूज़, इन एग्जीक्यूटिव्स के दिमाग में प्रॉब्लम क्या था और किस तरीके से स्टीव जॉब्स इनसे अलग थे। तो 26 एग्जीक्यूटिव्स को इंटरव्यू लिया गया, उनसे बेसिकली पूछा गया, ये सब डिविजनल मैनेजर्स थे, सीईओज थे, हैं। तो इनसे पूछा गया कि आपका मेन कॉम्पिटिटर कौन है, वो जो आपका कॉम्पिटिटर है वो मार्केट लीडर कैसे बन गया, और आपकी कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है। जब इनसे पूछा गया अपने कॉम्पिटिटर के बारे में, तब ये बड़े क्लियर आंसर दे रहे थे कि उनका कॉम्पिटिटर कैसे जीत गया। उन्होंने कहा कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी जिसको उन्होंने बड़े अच्छे से, फास्टर, बेटर तरीके से कैप्चर किया और वो मार्केट लीडर बन गया। तो उनको पता है जीतने के लिए क्या चाहिए, कि एक अपॉर्चुनिटी आता है, आपको उसको कैप्चर करना होता है, सही टाइम पे, सही वक्त, सही जगह
हर चीज़ आपको सही वक्त पे अगर आप कर लो तो इवेंचुअली आप उस मार्केट को कैप्चर कर लोगे और आप धीरे धीरे मार्केट लीडर बन जाओगे। मगर जब इनसे पूछा गया कि अच्छा अब तुम्हारे कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है, तो तब ये क्लियर आंसर, क्लियर चीज़ वो नहीं बता पा रहे थे। उनका फिर अपना खुद का सॉल्यूशन फिर बिल्कुल ही वेग, अनफोकस्ड और कंफ्यूजिंग था। किसी ने कहा हम अलायंसेस फॉर्म करेंगे, किसी ने कहा कि हम 360 डिग्री फीडबैक प्रोग्राम्स चलाएंगे, कोई कहता है कि हम फॉरेन मार्केट्स में जाएंगे, कोई कहता है एम्बिशियस गोल्स कि हमको इतना मिलियन डॉलर, इतना बिलियन डॉलर रेवेन्यू करना है, जिसका कोई बेसिस नहीं था। इस टाइप की चीज़ें वो बोल रहे थे। तो पता है इनको कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए, मगर जब अपनी बात होती है तब ये लोग गोल गोल बातें कर रहे हैं। तब ये लोग एक चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं कि जो हमको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से हम उसको कैप्चर करेंगे, ये बोलना था। बट उसके जगह ये दुनिया भर की इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो किसी ने ये नहीं कहा कि नेक्स्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जब हमें मिलेगा हम उसको कैप्चर करेंगे। ये फ़र्क था स्टीव जॉब्स में। स्टीव जॉब को पता था कि इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट की इस जोड़ी को हरा पाना इम्पॉसिबल है। हमारा इस वक्त मेन ऑब्जेक्टिव है ज़िंदा रहना, कि एप्पल जो मर रहा था हमको उसको ज़िंदा रखना है। इतना कुछ करने के बाद एप्पल अपने पैरों पे खड़ा हुआ। पैरों पे खड़ा होने का ये मतलब नहीं है कि मार्केट लीडर बन गया। उसके पास अब सिर्फ 4% या उससे भी कम मार्केट शेयर था, मगर जो भी था वो सॉलिड था, क्योंकि वो एक तरीके से फैन फॉलोइंग थी एप्पल की, जिसके वजह से वो एप्पल का प्रोडक्ट खरीदते थे। और उसने सारे 15 कंप्यूटर्स हटा के एक अच्छा कंप्यूटर बनाया, और जो मेन फैन बेस है अमेरिका में एप्पल का, उसने उस प्रोडक्ट को हाथों हाथ ले लिया। और ये 4% का मार्केट शेयर इसका लॉयल फॉलोअर बेस था, लॉयल फॉलोइंग थी। इसने एप्पल को जिंदा रखा। और अब स्टीव जॉब का नेक्स्ट टारगेट था कि अब हम जिंदा तो हैं, अब हमको बस वेट करना है नेक्स्ट बिग थिंग का, नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहाँ पे होगा, कैसे होगा, उसको हमें पकड़ना है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा हो गया है कि वो अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ओएस इस दुनिया के बाहर वो नहीं निकल पाएगा। और बात सही है, आज भी अगर आप देख लो एप्पल की माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया वही है, वही ओएस है और वही फिर इसका कंप्यूटर है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। इनका बाकी प्रोडक्ट कोई इतना अच्छा नहीं है। ये को पायलट बनाते हैं, वो भी उतना नहीं चला एआई की दुनिया में। बट कुछ कुछ चीज़ें ये खरीद लेते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत चल जाता है। जैसे लिंक्डइन इन्होंने खरीदा तो वो चल गया, मगर खुद अब ज़्यादा कुछ ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि दे हैव ग्रोन टू बिग। मगर एप्पल उस वक्त पे बहुत लीन था, उसको पता है हम चुपचाप बैठे रहेंगे और नेक्स्ट चीज़ का वेट करेंगे और उस पर हम मार्केट लीडर बनेंगे। यहाँ पे एप्पल का जो पहले का पैटर्न था, इसी फॉर्मूले पे काम किया था इन्होंने एप्पल 2 के वक्त, मैकिनटॉश के वक्त, पिक्सार के वक्त। पिक्सार भी स्टीव जॉब का खुद का, मैंने आपको बताया कि बिलियनर ये बना पिक्सार के वजह से। बाद में डिज्नी ने ख़रीद लिया और कई बिलियन डॉलर्स का ये डील था और डिज्नी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गया स्टीव जॉब उसके बाद। तो पिक्सार में भी यही था, उस वक्त तक फुल एनिमेशन मूवीज़ कोई नहीं बनाता था, नई चीज़ थी। स्टीव जॉब वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट दिस थिंग और उसका मार्केट लीडर वो बन गया। उसी तरीके से इसका एक और प्रोजेक्ट था नेक्स्ट। ये नेक्स्ट उस वक्त तो नहीं चला, मगर बाद में जब एप्पल वापस स्टीव जॉब को हायर करता है तब नेक्स्ट को भी एप्पल खरीद लेता है। आई थिंक 400-450 मिलियन डॉलर का वो डील था जिससे ये नेक्स्ट खरीदता है। यही जाके बाद में iOS बनता है, जो आज उनका सबसे फेमस, सबसे बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगली अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है। 2 साल इनको वेट करना पड़ा। इनको टच स्क्रीन और ये छोटे चिप्स जिससे हम ये लोग आईपैड बना सकते थे, आईफोन बना सकते थे, इसका टाइम का वेट किया और सही टाइम पे इन्होंने आईपॉड निकाला, ऑनलाइन एप्पल म्यूजिक निकाला, आईफोन निकाला, जिसके वजह से इस सेक्टर में ये मार्केट लीडर बन गए। और ये कुछ चीज़ें थी जिनके वजह से एप्पल वहाँ से राइज करके, जहाँ पे ये पड़े हुए थे वहाँ से राइज करके ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बन गई। तो इसका बिग पिक्चर, इसका टेक अवे हम क्या ले सकते हैं कि जो इसका टर्न अराउंड है, जो ज़्यादातर सीईओज कोशिश करते हैं कि ज़ोर ज़ोर से पेडल मार के हम किसी तरीके से निकले, नहीं। इट वाज नॉट अबाउट बिग बोल्ड अनाउंसमेंट, इट वाज अबाउट ऑब्वियस एंड अनएक्सपेक्टेड। ये दो चीज़ें एक साथ नहीं बोल सकते, दे आर ऑक्सीमोरॉन। ऑब्वियस भी है और अनएक्सपेक्टेड भी है। ये कैसे हुआ? जब हम पीछे देखते हैं तो ये ऑब्वियस लगती है कि हाँ, हम क्राइसिस में कट बैक करेंगे, 15 चीज़ें बना रहे थे उसको काट के हम एक में लेके आएंगे, तो दिस वॉज ऑब्वियस। बट उसने कुछ ऐसी भी चीज़ें की जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
कोई और बोल नहीं रहा था इसके बारे में। बाकी सीईओ से पूछा गया तो इधर उधर की बातें कर रहे थे, जबकि स्टीव जॉब ने सारी अपनी रिसोर्सेज एक चीज पे फोकस कर दी, और वो था जिंदा रहना। पहले जिंदा रहो, उसके बाद नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी का वेट करो। ये होता है गुड स्ट्रैटेजी, ये कोहेरेंट होता है। कोहेरेंट का मतलब क्या है? जितनी भी आपकी फैक्टर्स हैं, आपके एक्शंस, आपकी पॉलिसीज, आपके रिसोर्सेज, ये सब चीजें एक चीज के ऊपर पिन पॉइंटेड हो जाएंगी। वन क्लियर प्रायोरिटी, ये तीनों फैक्टर्स एक चीज पे फोकस करेंगी। इसको बोलते हैं कोहेरेंट स्ट्रैटेजी। तो जितनी भी स्ट्रगलिंग ऑर्गेनाइजेशंस थी उस वक्त पे, ये सर्वाइव इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि इनके जो फैक्टर्स थे, जो इनके काम ये जो कर रहे थे, ये बहुत सारे डिसकनेक्टेड इनिशिएटिव्स के पीछे भाग रहे थे। दे वर जगलिंग, कभी ये करते, कभी वो करते, कभी वो करते। आज भी आप देखोगे बिजनेसेस जो स्ट्रगल करती हैं, वो जिंदा रहने के लिए कभी इस पे हाथ मारती हैं, कभी उस पे पैर मारती हैं, कभी उस पे मुंह मारती हैं। तो ये 3-4 टाइप के काम करती हैं, उनके एनर्जीज, उनके रिसोर्सेज बिखर जाते हैं, और जो क्रूशियल पीरियड है, जो क्रूशियल उनका आखिरी बचे हुए कुछ दिन, आखिरी बचे हुए कुछ थोड़ा एनर्जी, वो सारी चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं। इवेंचुअली वो कंपनीज खत्म हो जाती हैं, वो बिजनेसेस फेल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ सीख रहे हैं कि गुड स्ट्रैटेजी इज एक्चुअली अ कोहेरेंट स्ट्रैटेजी, जहाँ पे सारे फैक्टर्स एक चीज़ के ऊपर फोकस करती हैं, और वो एक चीज़ ऐसी चीज़ होती है जो आपके सर्वाइवल के लिए, आपके ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एप्पल्स टर्न अराउंड स्टोरी। और स्ट्रैटेजी किसे बोलते हैं उसका एक अच्छा एग्जाम्पल था एप्पल का ये स्टोरी।